नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र, एक ऐसा चैनल जहां हम डिफेंस से जुड़ी सभी जानकारियां बेहद सरल भाषा में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अब लगभग पूरी तरह से जाहिर हो गया है कि अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका अंजाम ये हो सकता है कि आगे चलकर चीन पूरी तरह से भड़क जाए और एक बड़े युद्ध की शुरुआत कर दे। और चीन ताइवान के मुद्दे पर किसी भी भारी ताकत, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसी सीधी टक्कर देगा और उसकी गर्माहट से आधी दुनिया भी भस्म हो जाए, उससे वो पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वो चीन को रोके और उसे मालूम है कि ये कैसे करना है। इसी वजह से वो ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जिसके बारे में आज तक लोगों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। इस पूरी तैयारी में उसने रूस यूक्रेन युद्ध से बहुत कुछ सीखा है, कैसे बगैर पायलट वाले हथियारों यानी अनमैन्ड वेपन्स के दम पे मुश्किल या अधूरी जीत वाले युद्ध को भी लंबे समय तक खींचा जा सकता है। और चीन भी इस बात को बखूबी समझ रहा है, इसलिए वो भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा है। दोस्तों, शांति और बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह है, मगर आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है जिसके पास सबसे ताकतवर हथियार या तकनीक होती है। इसीलिए चीन अपनी नौसैनिक शक्ति यानी नेवल पावर में इतने खतरनाक हथियार जोड़ रहा है कि आने वाले समय में कोई भी देश या सेना, चाहे वो अमेरिका की नौसेना ही क्यों ना हो, आसानी से उससे निपट नहीं पाएगी। नए शिप लॉन्च, हाइपरसोनिक मिसाइलें हो या लेजर आधारित हथियार, बड़े बड़े जंगी जहाज हो या छोटी बड़ी कई तरह की पनडुब्बियां, चीन हर तरह के प्लेटफॉर्म तेजी से बना रहा है और तैनात भी कर रहा है। साथ ही वो ताइवान की सीमा पर लगातार ड्रिल करके अपनी तैयारी परखता रहता है। कभी लड़ाकू विमानों से बॉर्डर पर दबाव बनाता है तो कभी नौसेना के जहाजों से। ऐसा इसलिए ताकि अगर कभी वो ताइवान पर हमला करे तो उसे अपनी रणनीतिक शक्ति का पूरा अंदाजा रहे। इन सबका एक उदाहरण कुछ दिनों पहले देखने को मिला जब ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम ली बने। चीन ने उन्हें पहले ही उत्तेजक यानी प्रोवोकेटिव करार कर दिया क्योंकि उन्होंने ताइवान की स्वतंत्रता पर विदेशी मंचों पर खुलकर बात करी। ली के राष्ट्रपति बनते ही 3 दिन के भीतर ही चीन ने ताइवान के समुद्री इलाकों में 2 दिन के सैन्य अभ्यास कर दी और सरकारी बयान में साफ कर दिया कि ताइवान की लोकतंत्र व्यवस्था से उसे कोई मतलब नहीं है। ये पहली बार नहीं था कि चीन वहां ड्रिल कर रहा था, लेकिन इस बार की ड्रिल सबसे अलग थी क्योंकि उसमें उन्होंने पूर्ण युद्ध स्थिति यानी फुल फ्लैज वॉर सिनेरियो का अभ्यास किया। ये बेहद खतरनाक संकेत है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कोई नहीं जानता कि यह अभ्यास कब हकीकत युद्ध में बदल जाए। बस एक छोटी सी चूक या गलत आनाकानी की देरी है। कुछ रिपोर्टें ये भी कहती है कि इस साल कभी भी चीन और ताइवान एक बड़े संघर्ष में उतर सकते हैं। चीन ने ताइवान को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और अब उसने वो हर चीज अपनी नौसेना में लाना शुरू कर दिया है जो समुद्र के रास्ते ताइवान पर जीत दिलाने में मदद करे। इन सब में सबसे बड़ा खतरा उनकी पनडुब्बी फ्लीट है। आज दुनिया में चीन के पास एक बहुत बड़ा और खतरनाक पनडुब्बियों का जमावड़ा है जो संख्या के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देता है। इंडो पैसिफिक के दायरे में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन अपनी नौसेना पर जमकर पैसा खर्च कर रहा है, जिससे आज वो अमेरिका के लिए भी एक गंभीर मुकाबला बन चुका है। चीन के पास फिलहाल परमाणु और डीजल दोनों तरह की पनडुब्बियां हैं जिन्हें वो अपनी सस्ती और नई तकनीक से हर वक्त अपग्रेड करता रहता है। उनकी फ्लीट में 6 SS यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बियां शामिल है जिनके पास परमाणु हथियारों का विकल्प है। पर चीन यही नहीं रुक रहा है, वो अपनी नौसेना को और उन्नत बना रहा है, खासतौर पर पनडुब्बियों के मामले में, जिससे पूरे इंडो पैसिफिक का संतुलन हिला रखा है और अमेरिका के सामने एक सीधी चुनौती पैदा हो रही है। कुछ नए पनडुब्बी डिजाइनों में टाइप 96 SSB यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक एक ऐसा नया वर्ग बताया जा रहा है जो JL-3 मिसाइल ले जा सकता है, जिसकी रेंज अनुमानित तौर पर अमेरिका मुख्य भूमि यानी US मेनलैंड तक पहुंच सकती है। इसी तरह टाइप 95 SSN यानी शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर का फोकस स्टेल्थ, रफ्तार और लंबे समय तक पानी के नीचे टिके रहने पे है ताकि वो ज्यादा देर तक समुद्र में रह सके। इस पनडुब्बी में क्रूज मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स भी होंगे। इसका मतलब यह है कि चीन दुनिया की बड़ी नौसैनिक शक्तियों को सीधा चुनौती देना चाहता है। और तीसरी है टाइप 39B SSK जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। इससे पनडुब्बी पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकती है बिना बार बार सतह पर आकर हवा लेने के। इन सब पनडुब्बियों को देखकर बिल्कुल साफ दिखता है कि चीन अपनी नौसेना से क्या साबित करना चाहता है। इस सब के जवाब में अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जो चीन की ज्यादा से ज्यादा बनाव वाली रणनीति को नाकाम साबित कर सकता है। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने सबसे बेहतरीन डिजाइनर का सहारा लिया है और वो है प्रकृति। समुद्र की मेंटर एक ऐसी मशहूर मछली है जो पानी में ग्लाइड करने के लिए अपने पंख जैसी फिन को आराम से हिलाती है और बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी के साथ लंबी दूरी तय कर लेती है। इस डिजाइन को लेकर यह मान्यता है कि करोड़ों सालों से मेंटर के व्यवहार में ज्यादा बदलाव के बिना जीवित है, जो बताता है कि इसकी बनावट समुद्री जीवन के लिए बेहद अनुकूल है। डार्पा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो अमेरिका के लिए भविष्य की तकनीक पर काम करती है, इसे आप इंडिया का DRDO भी बोल सकते हैं, ने प्राकृतिक डिजाइन को अपना गुरु बना लिया है। उन्होंने मेंटर के विंग फ्लैपिंग की जगह एनर्जी एफिशिएंट प्रोपेलर लगाकर एक नया समुद्री ड्रोन मॉडल तैयार करने का विजन किया है। डार्पा अब एक नहीं बल्कि पूरी एक उन्नत श्रेणी तैयार कर रहा है। ऐसे समुद्री ड्रोन जो लंबी दूरी तक जा सकते हैं, भारी मात्रा में पेलोड ले जा सकते हैं और पानी के नीचे लंबे समय तक बिना पकड़े यानी अनडिटेक्टेबल रह सकते हैं, जिन्हें मैनारे भी कहा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से हम सबने देखा कि समुद्री ड्रोन कितने असरदार हो सकते हैं। यूक्रेन ने छोटे छोटे कम खर्च वाले ड्रोन की मदद से रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अब अमेरिका ने तय किया है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ाना होगा ताकि और भी उन्नत और ताकतवर बन सके। डार्पा ने मैनारे का प्रोजेक्ट 2020 में शुरू किया था। ये
सोचकर कि ऐसा समुद्री ड्रोन हो जो पानी के भीतर पूरी तरह खुद चल सके जिंदगी भर बिना इंसानी दखल के। टेक्नोलॉजी का आधार बनते ही डार्पा ने कुछ प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्टैक्ट किया, जैसे लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुमन और पामर टेक्नोलॉजीज, ताकि असली प्रोटोटाइप बनाया जा सके। ये सभी जानकारियां आप डार्पा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फेज 1 में तीनों कंपनियों ने शुरुआती परीक्षण किए, जिसमें एनर्जी मैनेजमेंट, यूवी चेकिंग और बायोफाउलिंग, कोरोजन और नेविगेशन, जिससे पानी के भीतर बिना टकराए चलने जैसे मुद्दों पे काम हुआ था। ये सब इस प्रोजेक्ट के लंबी अवधि वाले मिशन लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी था। फेज 1 के अंत तक 2021 तक लॉकहीड मार्टिन बाहर हो गई थी और सिर्फ नॉर्थरोप ग्रुमन और पामर टेक्नोलॉजीज ही फेज 2 तक पहुंचे थे। अब इन दोनों को एक फुल स्केल मॉडल बनाना था, जिसमें दुश्मन का पता लगाने, कम्युनिकेशन और हाई एफिशिएंसी प्रोपल्शन जैसी सारी चीजें हों, और जो समुद्र के कठोर वातावरण को लंबी अवधि तक झेल सके, वो भी अधिकतम ऑटोनॉमी के साथ। नॉर्थरोप ग्रुमन ने इस दिशा में बहुत तेजी से प्रगति दिखाई और फुल स्केल मेंटरे प्रोटोटाइप न सिर्फ बनाया बल्कि पानी में इसकी टेस्टिंग भी पूरी कर ली। 2024 के फरवरी और मार्च में दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट पर इन वाटर टेस्ट हुए। उसमें मेनारे की हाइड्रोडायनेमिक परफॉर्मेंस, रफ्तार, स्टेल्थ और नेविगेशन सब चेक किए गए। नॉर्थरोप ने अपनी मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी दिखाई। इसका प्रोटोटाइप को मैरीलैंड के हिस्सों में बनाकर भेजा गया और कैलिफोर्निया में असेंबल करके तुरंत टेस्ट पर लगा दिया गया। इस तरह साबित हुआ कि ड्रोन को बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है और कहीं भी असेंबल करके तैनात किया जा सकता है। तैनात होने के बाद ये ड्रोन बायोंसी नियंत्रित ग्लाइडिंग के जरिए पानी में आगे बढ़ता है, जिस तरह मेंटरे चलती है। आने वाले परीक्षणों में इस प्रकार के फीचर को और कसौटी पर परखा जाएगा। डिजाइन इतना उन्नत है कि मेंटरे समुद्र की उतनी गहराई तक जा सकता है जितना एक सामान्य पनडुब्बी के लिए भी जाना मुश्किल होता है। वहाँ समुद्र की तलहटी पे आराम से रुककर अपनी बैटरी रिचार्ज कर लेगा। 2022 में डार्पा ने एक ऐसा डेमो दिया था जिसमें दिखाया गया था कि मेंटरे एक रिट्रैक्टेबल वेव एनर्जी मैकेनिज्म से अपनी बैटरी चार्ज करता है, जिससे समुद्र की लहरों की गति को बिजली में बदला जा सकता है। इस तरह जब तक समुद्र में पानी है, मेंटरे के लिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। चार्ज होते वक्त भी ये ड्रोन रेडियो साइलेंस रखता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्सर्जन नहीं देता, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस स्टेल्थ के साथ ही इसमें एक वर्सेटाइल वेपन्स बे और अल्ट्रा सेंसिटिव हाइड्रोफोन्स हैं, ताकि ये निगरानी, कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, स्ट्राइक मिशन और कई तरह की भूमिका निभा सके। लेकिन हम डार्पा के मेंटरे की प्रगति पर बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध में समुद्री ड्रोन की वास्तविक प्रभाव जाने बिना बात अधूरी होगी। समुद्री ड्रोन असल में पानी की सतह के आसपास या थोड़ा नीचे चलने वाले बिना चालक वाले पोत होते हैं, जिनके कई आकार और साइज होते हैं। ये अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग से लेकर बारबी सुरंगों का पता लगाने या साफ करने, यहाँ तक कि निगरानी और कामाकाजी अटैक्स के लिए भी। यूक्रेन ने छोटे, सस्ते और आसानी से चलने वाले ड्रोन से कम 13 हमले किए, जिसमें से अधिकतम सफल रहे। उनसे रूस को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। इस तरह अगर कभी चीन को भी इन समुद्री ड्रोन का सामना करना पड़ा तो उन्हें भारी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मेंटरे जैसे उन्नत ड्रोन आ जाने पर नेवल वॉरफेयर की तस्वीर ही बदल जाएगी। मेंटरे एक नई किस्म का समुद्री ड्रोन है, जिसे भविष्य में चीन के बढ़ते नौसैनिक खतरे को ध्यान में रखकर ही विकसित किया जा रहा है। चीन को अब अपनी क्वांटिटी पर जोर वाली रणनीति के साथ साथ क्वालिटी के मामले में भी तैयार रहना होगा, क्योंकि कभी कभी एक ही उच्च स्तरीय तकनीक हथियार पूरे मिशन को बिगाड़ सकती है। इसी एक हथियार से चीन के लिए काफी चिंता खड़ी हो सकती है, क्योंकि इंडो पैसिफिक या साउथ चाइना के किसी भी पानी में मेंटरे छिपकर निगरानी या हमला कर सकता है। इस तरह मेंटरे अमेरिका की एक बड़ी कोशिश है, जिससे वो चीन की बहुत बड़े पैमाने पे बनाव वाली सोच को एकदम पीछे धकेल सकता है। और अगर इसे सही तरीके से तैनात किया गया तो चीन को हर गतिविधि पर सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई अदृश्य समुद्री ड्रोन उस पर नजर तो नहीं रखे हुए है। और आपको जानकर और अच्छा लगेगा कि भारत भी अपने अंडर वाटर ड्रोन पे काम कर रहा है और कई निजी कंपनियों के साथ इसकी टेस्टिंग और ट्रायल्स में लगा हुआ है, जो मेक इन इंडिया के विजन को और बेहतरीन सहयोग है। अब डिफेंस सूत्र की तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट दोस्तों, डिफेंस सूत्र ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वहाँ आपको पर्सनल सेफ्टी के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे पेपर स्प्रे से लेकर स्टन रॉड तक। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस अंडर वाटर ड्रोन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या भारत इस मुकाबले में भविष्य में टिक पाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।